हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और इसमें आज का टॉपिक है वाष्पीकरण। क्या है वाष्पीकरण? तो देखो, जल को खुला छोड़ देने पर ये धीरे धीरे किस में, वाष्प में बदल जाता है। जल को खुला छोड़ते हैं तो ये धीरे धीरे किस में बदलता है, वाष्प में बदल जाता है। जैसे यदि हम गीले कपड़े को रखें तो वह कुछ समय बाद सूख जाता है। अतः क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके लिए क्रियाकलाप दे रखा है। एक परखनली में 5 मिली जल लेकर इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रखते हैं। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे क्या कर रहे हैं, रख देते हैं। एक तो परखनली में लिया और दूसरा किस में ले रहे हैं, चीनी मिट्टी की प्याली में। वही 5 मिली जल लेकर जो है खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख देते हैं। ठीक है। एक अन्य चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिली जल लेकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख देते हैं। कमरे का तापमान नोट करके सभी में वाष्पीकरण में लगे समय को नोट करते हैं। तो देखो, जहाँ तापमान अधिक था, जहाँ वायु की गति अधिक थी, जहाँ तापमान अधिक था, जहाँ वायु की गति अधिक थी, वहाँ पर वाष्पीकरण तेजी से होता है, वाष्पीकरण में वृद्धि पाई गई। और जहाँ पर ये दोनों कम थे, तापमान भी कम था, वायु की गति भी कम थी, वहाँ वाष्पीकरण भी कम होता है। वहाँ वाष्पीकरण भी क्या होगा, कम होता है। तो देखो, इस क्रियाकलाप को बारिश में दोहराते हैं। और बारिश में क्या होता है, आर्द्रता बढ़ जाती है। आर्द्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। और आर्द्रता बढ़ने पर भी वाष्पीकरण की दर जो होती है वो घट जाती है। तो देखो, इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलते हैं? तो देखो, इसमें निष्कर्ष निकलता है कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। नंबर 1, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, तो परखनली की तुलना में चीनी मिट्टी की प्याली में जो जल हमने लिया है उसका वाष्पीकरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। तापमान में वृद्धि होने से भी वाष्पीकरण में क्या होती है, वृद्धि होती है। नंबर 3, वायु में आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण अधिक हो जाता है और आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। और नंबर 4, वायु की गति बढ़ने पर भी जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। इससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, लेकिन आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। अब देखो, नेक्स्ट है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम होती है उसे प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। और इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण जो है वहाँ शीतलता उत्पन्न हो जाती है। जब हम एसीटोन, नाखूनों की पॉलिश हटाने वाला द्रव, ने देखा होगा नेल पॉलिश का हम यूज करते हैं, उस नेल पॉलिश को हटाने के लिए जो है एसीटोन का यूज किया जाता है। तो एसीटोन को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो इसके कण हथेली के आसपास से ऊर्जा ग्रहण करके वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा हमारे हथेली को ये शीतलता प्रदान करते हैं, अर्थात हथेली ठंडी हो जाती है। इसी प्रकार तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, जिसके द्वारा जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। गर्मियों में सूती कपड़े पहनना सुखदायी होता है,
क्योंकि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इस प्रकार बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और ये द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। अब देखो इस खंड से संबंधित कुछ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, गर्म शुष्क दिन। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? भाई गर्म दिन है और शुष्क है, यानी कि वातावरण में नमी नहीं है, तो वो अधिक ठंडा करता है। क्यों? तो देखो गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल में जल वाष्प बहुत कम होती है या न के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है, ये कह सकते हैं। इस कारण वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब कूलर चलता है तो उसका जल अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा अपने वातावरण से लेता है और तेजी से वाष्पित होता है। वाष्पन के कारण कूलर अधिक ठंडा करता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल में जल वाष्प बहुत कम होती है, इसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। कूलर जब चलता है तो वह अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा अपने वातावरण से लेता है और तेजी से वाष्पित करता है। वाष्पन के कारण कूलर अधिक ठंडा करता है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न 2, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? गर्मियों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होती है, वाष्पन की दर को बढ़ा देती है। भाई जल वाष्प कम थी तो इससे वाष्पन की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी धीरे धीरे रिसता रहता है, जो वाष्पन के लिए ऊष्मा जल से वायुमंडल से लेता है, जिससे घड़े के आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है और घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो एसीटोन या पेट्रोल या इत्र सभी क्या हैं? ये वाष्पशील पदार्थ होते हैं, उड़ जाते हैं। जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण इनका वाष्पन तेज हो जाता है, इसके लिए ऊर्जा हथेली से लेते हैं और हथेली से जब ये ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं तो हथेली क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी पाते हैं? तो देखो कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी पाते हैं? तो कप का क्षेत्रफल कम होने के कारण चाय या दूध का वाष्पन क्या होता है? धीरे होता है। कप और प्लेट में से इन दोनों में सतह का क्षेत्रफल जो है वो प्लेट का ज़्यादा होता है, प्लेट का ज़्यादा होता है, तो वाष्पन भी उसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा। और कप में क्या होगा? कम होगा। तो कप का क्षेत्रफल कम था, जिसके कारण चाय या दूध का वाष्पन कम हुआ और वह देर से ठंडी होती है और जिससे पीने में देर लगती है। जबकि प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? अधिक है। वाष्पन क्या होता है? तेजी से होता है। चाय या दूध जो भी उस प्लेट में डाले गए हैं वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं और इन्हें प्लेट से जो है कम समय में पी लिया जाता है। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो देखो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा पसीने का अधिक अवशोषण किया जाता है, पसीना अधिक अवशोषित होता है और जो वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो देखो यहाँ जो तापमान दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये किस में दिया हुआ है? ये केल्विन में दिया हुआ है। अब इसको किस में हमसे कन्वर्ट करा रहा है? डिग्री सेल्सियस में हमसे कन्वर्ट करवा रहा है। तो ध्यान रखने योग्य बात मैंने आपको पहले बताई होगी, फिर से बता रहा हूँ। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो जो तापमान की केल्विन में वैल्यू दी हुई होती है उसमें से 273 को घटा देते हैं। जैसे देखो 300 केल्विन है यहाँ, इस 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है
तो इस 300 केल्विन में से हम क्या करेंगे, 273 को घटा देंगे। घटा दिया तो क्या बचा, 27 बच गया। तो 27 की इकाई क्या होगी, डिग्री सेल्सियस। ऐसे देखो दूसरा क्वेश्चन जो है वो 573 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो इसमें से क्या करेंगे, 273 घटा देंगे। 273 को घटाया, कितने आ गए, 300। तो 300 डिग्री सेल्सियस होगा ये। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। ठीक उससे उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना है तो 25 प्लस 273 कितना हो गया, 298 क्या होगा, केल्विन हो गया ये। 373 सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो इसमें 273 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 646 केल्विन हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। पहला है, नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। अब देखो नेप्थलीन की गोलियां बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है। तो नेप्थलीन का क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। यानी कि नेप्थलीन को रखा जाता है तो वह नेप्थलीन किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो नेप्थलीन बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे किस में बदल जाती है, गैसीय अवस्था में बदल जाती है। गैसीय अवस्था में। और किसी पदार्थ का, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ठोस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो यहाँ इसका क्या होता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है, जिससे ये जो है अदृश्य हो जाती है। तो इसका आंसर होगा, नेप्थलीन की गोलियां बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती क्योंकि उनका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, अर्थात ठोस अवस्था से बिना द्रव में बदले गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है, बी। तो इसका कारण क्या है भाई, तो इत्र के कण अपने आप हवा के कणों के साथ मिलकर चारों तरफ फैल जाते हैं और इत्र के कणों के इस तरह फैलने के कारण कुछ दूरी पर बैठे होने पर भी हम इसकी गंध प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखो आकर्षण बल की हमने बात की थी, पदार्थ की अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल जो होता है वो ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, और सबसे कम आकर्षण बल जो है वो गैसीय पदार्थों में होता है। तो अब हम यहाँ कुछ पदार्थ दिए हुए ए बी सी के नाम से, ए में जल है, बी में चीनी और सी में ऑक्सीजन। अब हमें ये कह रहा है इन पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ठोस जो होगा उसमें आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा, द्रव में उससे कम, और सबसे कम किस में होगा, गैस। यहाँ जल द्रव अवस्था में, चीनी ठोस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस। अब इन पदार्थों को उनके कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे कम आकर्षण बल किस में होगा, गैस में, यानी कि ऑक्सीजन में। उससे ज़्यादा किस में होगा, जल के कणों में, और उससे ज़्यादा किस में होगा, चीनी के कणों में होगा। तो क्रम हो गया ऑक्सीजन, जल, चीनी। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। यहाँ 3 तापमान दिए हुए हैं और हमसे पूछ रहा है भाई जल की यहाँ भौतिक अवस्था क्या होगी। नंबर 1 है, ए है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में ही होगा जल। बी 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री पर तो जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा, यानी कि ठोस अवस्था में होगा। और सी 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वाष्पित हो जाएगा, यानी कि वाष्प अवस्था में होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पुष्टि हेतु कारण दें। जल कमरे के ताप पर द्रव है। जल जो है वो कमरे के ताप पर क्या है, द्रव है। ये हमें बताना, कारण देना है, इसकी पुष्टि करनी है। कमरे के ताप पर पानी द्रव होता है, क्यों, क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। आकार क्यों नहीं होता है भाई, जल को हम किसी भी पात्र में डालते हैं
तो ये उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है, उस पात्र, लेकिन आयतन जो है यहाँ निश्चित होगा। तो ये उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। पहला कारण तो ये हो गया, भाई पात्र का आकार ही ग्रहण कर रहा है, बर्तन का आकार ही ग्रहण कर रहा है। दूसरा, ये आसानी से प्रवाहित हो जाता है, अतः ये एक तरल है यानी द्रव है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, कैसे पता चला भाई? लोहे की अलमारी एक ठोस है, क्यों? इसका आकार निश्चित है एक तो, दूसरा ये प्रवाहित नहीं होती है, दूसरा ये प्रवाहित भी नहीं होती है। जिसका आकार निश्चित है, जो प्रवाहित नहीं हो रहा है, वो क्या है? ठोस है। क्वेश्चन नंबर 7, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो देखो 273 केल्विन पर पानी के कणों की अपेक्षा बर्फ के कणों की ऊर्जा कम होती है, अतः बर्फ वातावरण से अधिक ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, और यही कारण है कि समान ताप पर होते हुए भी बर्फ पानी की अपेक्षा अधिक ठंडक पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 8, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? 373 केल्विन वाष्प के कणों की ऊर्जा समान ताप पर पानी के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ऐसा वाष्प के कणों द्वारा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा अवशोषित किए जाने के कारण होता है। अतः जब वाष्प त्वचा के संपर्क में आती है तो समान ताप पर उबलते पानी की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए 373 केल्विन ताप पर वाष्प द्वारा समान ताप पर उबलते पानी की अपेक्षा अधिक जलन पैदा होती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिया हुआ है 9। तो देखो इसमें कह रहा है निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। तो देखो हम इसमें यहाँ से लेते हैं ठोस से। ठोस किस में बदल रहा है? द्रव में बदल रहा है यहाँ। और ठोस अवस्था किसी पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संगलन कहलाता है, संगलन कहलाता है। तो ये ए क्या हो गया? संगलन। ठीक है। अब देखो बी में क्या हो रहा है? द्रव अवस्था से पदार्थ किस में आ रहा है? गैस में। तो देखो द्रव से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का द्रव से गैस में परिवर्तन जो है वाष्पन कहलाता है। तो बी क्या हो गया? वाष्पन। बी क्या होगा? वाष्पन। ठीक है। अब गैस से द्रव बन रहा वापस से सी क्या? गैस से द्रव में बदल रहा है। किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है। तो सी क्या हो गया? संघनन। सी क्या हो गया? संघनन। अब देखो नेक्स्ट, द्रव अवस्था से पदार्थ वापस से किस में आ रहा है? ठोस अवस्था से। और किसी पदार्थ का द्रव से ठोस में बदलना जो जमना कहलाता है। क्या कहलाता है? जमना, यानी पदार्थ जम गया। तो ये डी क्या हो गया? जमना। अब देखो नेक्स्ट, अगले में क्या कह रहा है ये? ठोस से पदार्थ किस में बदल रहा है? गैस में। ठोस से किस में बदल रहा है? गैस में बदल रहा है। देखो यहाँ ठोस से किस में बदल रहा है? गैस में। यानी कि द्रव अवस्था में नहीं बदला, ठोस से सीधा ही किस में बदल रहा है? गैस में। तो देखो जब कोई पदार्थ ठोस से बिना द्रव में बदले सीधे ही गैस में बदल जाए तो वह प्रक्रिया क्या होती है? ऊर्ध्वपातन। क्या होती है? ऊर्ध्वपातन। तो ई क्या हो गया? ऊर्ध्वपातन। यहाँ पदार्थ ठोस से बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो रहा है, तो ये प्रक्रिया क्या होगी? ऊर्ध्वपातन। ठीक है। अब देखो एफ क्या हो रहा है? गैस से पदार्थ सीधे किस में बदल रहा है? गैस से सीधे ठोस में। यानी कि जब कोई पदार्थ गैस से बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ठोस में बदल जाता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण। तो एफ क्या हो गया यहाँ? निक्षेपण। एफ क्या होगा? निक्षेपण। क्लियर है? तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है, चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन आंसर और होते हैं बचे हुए हैं जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको साथ के साथ आप याद करें। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से आपका इसका टेस्ट होगा। तो आप ये निश्चित मान लें बुधवार को, जो बुधवार आएगा यानी कि परसों, जो है आपके
साइंस में चैप्टर नंबर 1 का जो है टेस्ट होगा। तो पेपर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। निश्चित टाइम आपको दिया जाएगा, उस टाइम के भीतर आपको उनके आंसर लिखकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजना है। आपको की नोटबुक को चेक कर जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे वो सूचना मैं आपको दे दूँगा। तो आप इस चैप्टर के साथ तैयारी करें और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे, बहुत अच्छे अंक इसमें हासिल करेंगे। धन्यवाद।